नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। क्या अमेरिका और रूस की डील में वेनेजुएला बर्बाद हो गया और दूसरी तरफ यूक्रेन बर्बाद हो गया? क्या जिस तरीके से बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, या फिर और जो लगातार देशों में लगातार तख्तापलट चल रहा है, इस तरीके से क्या अगला नंबर भारत का है? भारत के खिलाफ क्या दोनों देश मिलकर कोई साजिश रच रहे हैं या फिर अमेरिका ही कोई साजिश रच रहा है? आज जो नैरेटिव फिलहाल दुनिया में चल रहा है उस पर चर्चा करेंगे, वेनेजुएला पर चर्चा करेंगे, वो डील क्या रही हो सकती है रूस और अमेरिका के, उस पर चर्चा करेंगे। 2024 में वेनेजुएला में चुनाव हुए जहां मादुरो फिर से जीते और राष्ट्रपति बने। अब क्योंकि अमेरिका को वो पसंद नहीं थे, इसलिए उन्हें हटाने का गेम प्लान शुरू किया, जिसके तहत नैरेटिव चलाया गया कि वोट चोरी करके जीतते हैं। लिटरली वोट थेफ्ट का एड था और उनके चुनाव को फ्रॉड कहा गया। वही स्क्रिप्ट ठीक बांग्लादेश में भी दोहराई गई और इससे पहले ऐसा ही पाकिस्तान में भी किया गया। भारत में भी वैसी स्क्रिप्ट लगातार आप देख रहे होंगे कि लिखी जा रही है। मोदी को डिक्टेटर बताया जा रहा है, मोदी को वोट चोर बताया जा रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़ बताया जा रहा है, जबकि विपक्ष, जिस विपक्ष का यह नैरेटिव है, उसी विपक्ष के बहुत सारे नेता इसकी हवा निकाल चुके हैं। वोट चोरी और ईवीएम में गड़बड़ी जैसे मुद्दों की हवा निकाल चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगातार भारत में लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, वहां से कुछ ना कुछ एक नैरेटिव, एक मुद्दा लेकर आते हैं, विदेशों में भारत की संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हैं, जिससे कि दुनिया को यह लगे कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, भारत का लोकतंत्र कहीं ना कहीं खतरे में है। इसी विषय पर आज पूरा बात होगी। पाकिस्तान में भी नैरेटिव चलाया गया, इमरान खान को जेल में डाला गया। श्रीलंका में वही हुआ, इसी तरह पावर चेंज हुआ। ये वेनेजुएला में भी हुआ। उसके साथ ही बांग्लादेश में यूनुस को जिस तरीके से बिठाया गया, पहले नोबेल का पीस प्राइज दिया गया, उसके बाद शेख हसीना का तख्तापलट वहां हुआ और फिर उसको वहां ले जाकर बिठा दिया गया। अब वेनेजुएला की बात करें तो मारिया कोरिना को पिछले साल ही नोबेल का पीस प्राइज मिला था और अब महत्वपूर्ण नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया जाने लगा है ताकि मदुरो को हटाने के बाद उसे सरकार में बिठाया जा सके। ये वही स्क्रिप्ट भारत में भी दोहराई जा रही है। भारत में भी वोट चोरी है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। जब से जेनजी प्रोटेस्ट हुआ है, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, राहुल गांधी ये सब कर रहे हैं। मोदी जी को भी डिक्टेटर घोषित किया गया और एक ट्वीट भी राहुल गांधी ने किया था शायद सितंबर महीने में कि जेनजी आप सड़कों पर उतरो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो सेम पैटर्न है जो दुनिया में चल रहा है और इस पूरे पैटर्न के पीछे अमेरिका है। लोगों का ब्रेन वॉश यहां किया जाता है, बहुत सारे लोगों का ब्रेन वॉश हो जाता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ब्रेन वॉश नहीं हो पाता है भारत जैसे देश में, क्योंकि एक बड़ी आबादी है और सत्ता के पक्ष में एक बड़ी आबादी है, खिलाफ में एक कम बड़ी आबादी, मतलब उतनी संख्या नहीं है। इसीलिए सड़कों पर उतरकर ये रिजीम चेंज करने का सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। बाकी यूक्रेन में जिस तरीके से खनिज पदार्थ हैं, वहां एक बड़ा जो हिस्सा है डोनबास का, जिसमें ज्यादातर आपका कोल है या फिर माइनिंग हो सकती है, उस पर यूक्रेन कहीं ना कहीं कब्जा करके बैठा है। वेनेजुएला में भी तेल का सबसे बड़ा भंडार है, सोना है, तांबा है, लोहा है, पानी मतलब फ्रेश वाटर जो है वो भी 12%, मतलब सबसे ज्यादा किसके पास है? वेनेजुएला के पास है। तो एक देश किसके पास चला गया? रशिया के पास चला गया। एक देश किसके पास चला गया? आपका चला गया अमेरिका के पास। हालांकि 2019 में रूस ने कहा था कि हमारे पास वेनेजुएला में अपनी आर्मी भेजने का कोई प्लान नहीं है, इसलिए रूस जानता था कि आने वाले समय में और एक दिन आएगा अमेरिका से डील करने का। तो पहले और इसी वजह से उनकी सेटिंग के बावजूद ट्रंप अभी क्योंकि रूस के साथ खड़े हैं, क्योंकि ट्रंप की लालच वेनेजुएला है और हमने देखा भी है कि यूक्रेन से रूस को कितना फायदा हुआ है। लगभग 70% कोल रिजर्व पर कब्जा कर लिया है, 40% मेटल रिजर्व है और 40 से 50% रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। तो इस तरह से रूस और अमेरिका ने मिलकर यूक्रेन और वेनेजुएला को लूटने का काम किया है, ऐसा कह सकते हैं। अमेरिका जो प्लान फॉलो करता है उसे भारत में भी फॉलो करने की कोशिश की जा रही है, ये बात समझने की जरूरत है। पहले वेनेजुएला से शुरू करते हैं। जुलाई 2024 में वेनेजुएला में चुनाव हुए। मदुरो को 51.2% वोट मिले, जबकि विपक्ष उम्मीदवार जो थे गोंजालेज को 44.2% वोट मिले। हालांकि विपक्ष ने बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगाए, जिसमें मतदान केंद्रों पर अनियमितताएं, वोट गिनती में हेरफेर और अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की सीमित पहुंच शामिल थी। ठीक है, ये वेनेजुएला में वही अब पैटर्न अपनाया गया चुनाव के बाद, जिस तरीके से कहा गया कि यहां पर वोट चोरी हुई है। ये मदुरो का तीसरा टर्म था, 2013 से वो राष्ट्रपति हैं,
लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने काराकास में एक बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन किया। मादुरो, उनकी पत्नी सिलिया को गिरफ्तार कर लिया गया। पहले हेलीकॉप्टर से उन्हें एक पानी के जहाज पर, युद्धपोत पर लेकर जाया गया। वहां से फिर एक प्लेन के जरिए अमेरिका के न्यूयॉर्क में लेकर जाया गया। 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे अमेरिका ने उनके ऊपर दर्ज किए हैं। क्यों? कहना है कि वेनेजुएला की तरफ से भारी मात्रा में ड्रग्स की ट्रैफिकिंग की जाती है आपका अमेरिका में, जो कि जिन आरोपों से मादुरो कह चुके हैं कि ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद हैं। और ये भी वो कह चुके हैं कि आप अगर जांच करना चाहें तो हम पूरी तरीके से जांच करने के लिए भी आपके साथ तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हामी नहीं भरी। मारिया कोरिना मचाडो का भी नाम यहां शामिल आता है, क्योंकि प्रमुख तौर पर विपक्ष में रहने का काम मारिया कोरिना मचाडो ही यहां पर करती हैं। 2025 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी शांति के लिए दिया गया। हालांकि वो फिलहाल अंडरग्राउंड थी, अब बाहर आ गई हूं तो बात एक अलग है। यहां क्या अमेरिका अभी, जिस तरीके से अमेरिका ने कहा है कि अभी वो वही सरकार यहां पर चलाएगा जब तक कोई अच्छा नेता या फिर सही चुनाव यहां पर नहीं हो जाता है। तो क्या अमेरिका अब डील करेगा कि आप हमें तेल निकालने दो और हम आपको यहां सरकार में बैठने देंगे? ठीक वैसा ही दावा अगर पहुंचे बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में अमेरिका को क्या चाहिए था? सेंट मार्टिन आइलैंड। वेनेजुएला से तेल चाहिए था, बांग्लादेश से सेंट मार्टिन आइलैंड यहां पर चाहिए था। शेख हसीना ने अमेरिका को देने से मना किया। उसके बाद वहां रिजीम चेंज करवाया गया, जेनजी को सड़कों पर उतारा गया और मोहम्मद यूनुस को ले जाकर बिठा दिया गया। और नतीजा यह हुआ कि जो सेंट मार्टिन आइलैंड है वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। अगर आप वहां जाएंगे तो चाय पानी कॉफी आप जाकर वहां पी सकते हैं। इस तरीके के होटल और रुकने की सुविधाएं वहां तैयार करवा दी गई हैं। अब आए अमेरिका और रूस की डील पर। रूस और अमेरिका की गुप्त डील, अमेरिका को वेनेजुएला का ऑयल, रूस को यूक्रेन का संसाधन, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। हालांकि ये कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है और इस तरीके की बातें आधिकारिक तौर पर पुष्ट भी नहीं होती हैं। रूस के पास डोनबास क्षेत्र है जहां यूक्रेन के कुल रिजर्व का लगभग 63% से ज्यादा जो उसका महत्वपूर्ण मेटल है, वो स्टील हो, आयरन हो, रेयर अर्थ मिनरल्स हो, टाइटेनियम हो, लिथियम हो, ये सारा उस हिस्से में, डोनबास के हिस्से में मौजूद है। 40 से 50% मौजूद है। ट्रंप प्रशासन यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि वहां जल्द से जल्द खुदाई हो सके। हालांकि इस डील के होने की बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि जब ट्रंप आए थे उस वक्त पुतिन की तरफ से एक डील भी दी गई थी कि आपको यूक्रेन से क्या चाहिए? आपको यूक्रेन से चाहिए रेयर अर्थ मिनरल्स, और जिस इलाके पर मैंने कब्जा किया है वहां से दोनों मिलकर हम रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल सकते हैं। तो इस डील को पुष्ट करने वाली खबर यह भी आती है। तो एक तरफ यूक्रेन चला गया रशिया के पास, वेनेजुएला चला गया अमेरिका के पास, दोनों मिलकर अब यहां से रेयर अर्थ मिनरल्स निकालेंगे, कमाई करेंगे और दुनिया को इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, वहां भी वोट चोरी की स्क्रिप्ट पूरी तरीके से दोहराई गई और भारत में भी वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। तो सतर्क और सबक लेने की जरूरत है। पाकिस्तान में तो जेल तक में डाल दिया गया, 17 साल की सजा इमरान खान को सुना दी गई। 2022 में आर्थिक संकट झेला श्रीलंका ने, डिफॉल्ट हुआ। उसके बाद वहां जो गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति थे उन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा, जैसे शेख हसीना को भागना पड़ा। तो कहानी, स्क्रिप्ट एक ही है। किसकी स्क्रिप्ट है ये बताने का शायद जरूरत नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीटें एनडीए को 293 सीटें मिली, बीजेपी को 240 सीटें मिली। लेकिन विपक्ष अभी भी ईवीएम में धांधली के आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी ने मैसिव वोटर फ्रॉड का दावा किया। कहते हैं कि मोदी डिक्टेटर है, लोकतंत्र खतरे में है। और विदेशी जो मीडिया है वो भी, उसमें भी लगातार राहुल गांधी की आवाज इस तरीके से उठाई जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की विश्वसनीयता की पुष्टि की। मोदी को डिक्टेटर कहने पर बीजेपी ने पलटवार भी किया। ये सारी चीजें फिलहाल भारत में चल रही हैं। चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश राहुल गांधी लगातार कर रहे हैं, सवाल उठाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। हालांकि सुप्रिया सुले हों विपक्ष की नेता या फिर आपका जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हों, वो इस बात को कह चुके हैं कि जिन सीटों से वो चुनकर आए हैं, जिन वोटों से, जिन मशीनों से वो चुनकर आए हैं, उन पर वो कैसे आरोप लगा दे कि इन मशीनों से धांधली हो रही है। लेकिन राहुल गांधी लगातार उसी स्क्रिप्ट को रिवाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाकी ये विचारणीय तथ्य है, सोचने वाली बात है कि एक ही स्क्रिप्ट जिस देश में भी तख्ता पलट होता है उस देश में एक ही स्क्रिप्ट लगातार क्यों दोहराई जाती है और भारत में भी वही स्क्रिप्ट क्यों दोहराई जा रही है। तो नंबर भारत का क्या अगला
अमेरिका की तरफ से ये हो सकता है कि अगला नंबर भारत का हो, लेकिन भारत में ये चीजें कामयाब नहीं होंगी क्योंकि भारत में एक बड़ी पॉपुलेशन है, भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो सत्ता पक्ष का साथ देती है, समर्थन देती है। बाकी इस स्क्रिप्ट के बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।